जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मैथ मुखिया पर। मैथ के इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर इस प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रश्न मैं लिया हूं, ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कैसे बनाइएगा, आइए हम आपको सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है ब्रैकेट में 4523 यानी 4523 के घाते 1632 गुणे 2224 के घाते 1632 इंटू अर्थात गुणा और 3225 के घाते 1632 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में इकाई अंक पूछा है। इकाई अंक क्या होगा? जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो याद रखिएगा, हमें जितना बड़ा कैलकुलेशन दिख रहा है उतना कैलकुलेशन नहीं करना होता। तो करना क्या है, ये अब मुद्दा आता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है कि 4523 के घाते 1632 इंटू ये आ जाएगा, एक और दो है यहाँ पे, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, 2224 के घाते 1632 इंटू 3225 के घाते 1632 में इकाई का अंक। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आप चाहे तो एक लाइन में आंसर दीजिए। ये जो भी इकाई अंक पूछा है तो आपका मतलब सिर्फ इकाई अंक से ही है। इसका इकाई अंक बोलिए कितना है, तो कहेंगे सर 3 है। याद रखिएगा, जो भी घात है 32 या इतना बड़ा, तो घात में हम 4 से भाग करते हैं। ये नियम होता है, घात में 4 से भाग करते हैं। अगर 4 से पूरी तरह वो संख्या कट जाती है तो वही 4 इस 3 के ऊपर घात के रूप में लग जाती है। जैसे 4 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम के 2 अंक काटिए। 32 को 4 से काटिए, 4 से पूरी तरह कट जाएगा तो वही 4 इसके घात के रूप में हो जाएगा। इंटू तो इंटू कर दीजिए, 4 है यहाँ पे 32 है। दो तरीका होता है, तो यहाँ पे 4 को उतार लीजिए, इसको भी काटेंगे तो ये भी 4 से कट जाएगा, तो 4 के पावर 4 हो जाएगा। इंटू 5, याद रखिएगा 1 5 कुछ ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक घात चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अगर उसको आपस में गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक यही बनेगा। तो इस 5 का चाहे घात कितना भी बड़ा हो, इसका इकाई अंक 5 बनेगा। अब देखिए, यही जैसे आंसर निकल के आ जाएगा, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। जब भी 4 के घाते कोई सम संख्या हो, जैसे 4 के पावर देखिए 4 है, सम हो या विषम हो, तो याद रखिएगा उसका जो इकाई अंक आता है तो वह भी सम में आता है। यानी सम संख्या का इकाई अंक भी सम संख्या आता है। अब 5 का जब किसी सम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो इकाई अंक 0 आ जाता है। तो देखिए 5 का 4 में गुणा करें, 5 चौक 20 या 4 के पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक 16, या जैसे भी 4 का पावर तोड़िएगा तो याद रखिएगा 4। यानी कि जब भी किसी सम संख्या का इकाई अंक सम बनता है और सम का यानी कि 5 का गुणा किसी सम संख्या के साथ करते हैं तो 0 का निर्माण हो जाता है। अतः जान जाइएगा कि जब भी 5 का किसी सम संख्या यानी कि 4 सम संख्या है और सम संख्या का वर्ग भी करेंगे तो सम संख्या आएगा। अब 5 का सम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो 0 का निर्माण कर लेता है। अतः इसका आंसर क्या होगा? 0। तो देख लीजिए 0 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। आपको एक्चुअली में पूरा हल नहीं करना था, डायरेक्ट यही हल कर देते। इसका इकाई अंक 5 होता है सर। देखिए 1 5 6 कुछ ऐसी संख्या जिसके घात चाहे कितना भी बड़ा हो उसका इकाई अंक वही आता है। तो जिस तरह देखिए 5 है, 5 का घात कितना भी बड़ा, इकाई अंक 5। और 4 है, 4 जब भी जानेगा 4 एक सम संख्या है और सम संख्या का जो वर्ग आता है या जो भी घात के आपस में गुणा कीजिएगा सम संख्या आएगा। अब 5 का सम संख्या के साथ गुणा कर देंगे, इकाई का अंक 0 आ जाएगा। आशा करते हैं कि इसका आंसर आ जाएगा 0। जो भी ऑप्शन में है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिटा देते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? किसी संख्या को 576 से भाग देने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 24 से विभाजित होने पर शेषफल क्या ज्ञात होगा? यानी आपसे कह रहा है कि कोई संख्या है, उसमें 576 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 75 बच रहा है। अगर उसी संख्या को 24 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है, लेकिन स्मार्ट अप्रोच क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सीक्वेंस में
संख्याओं को लिख लीजिए। एक संख्या है 576, एक संख्या है 75 और एक संख्या है 24। इसी से भाग देना है। इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आए तो दो चीज पूछे जाते हैं, या तो शेषफल या तो फिर संख्या। शेषफल जब भी पूछे जाएंगे तो बड़ी वाली संख्या को काट देना है और आखिरी वाली संख्या से बीच वाली संख्या में भाग लगा देना है। अगर हम 75 में 24 से भाग लगाएंगे तो 24 3 72, 3 बार जाएगा और 3 आपका शेष बच जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे शेष पूछा था तो आंसर हो जाएगा 3। अगर कल को आपसे पूछता कि वो संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम क्या करते, छोटी वाली संख्या को काट देते और इन दो बीच वाली संख्याओं को हम जोड़ देते, ये दो वाली संख्याओं को जोड़ देते तो हमारा आंसर आ जाता है। जैसे 576 में हम 75 जोड़ देंगे, 6 5 11, 7 14 15, 5 1 6, यानी कि अगर संख्या पूछता तो हम बता देते 651 और शेषफल पूछता है तो बड़ी वाली संख्या को काट देते हैं, आखिरी वाली संख्या से बीच वाली संख्या में भाग कर देते हैं, जो शेषफल बचता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो शेषफल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो भी रहेगा, आंसर 3 आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन दिया है 4 3 2 1, तो इसका आंसर होगा 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लाइव चल रहा बोले कि ना नहीं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। एक विद्यालय की बात कर रहा है, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि 60% ऐसे लोग हैं, 60%, ये 60% लोग सफल हुए। आप बताइए, किसी भी स्कूल में टोटल 100% लोग होते हैं, अगर 60% असफल हो गए तो 40% बचे लोग ये फेल हो गए। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है, यानी कि संख्या में अगर बात किया जाए तो संख्या में कह रहा है कि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है। तो कह रहा है, तो बताइए कितने लोग सफल हुए, यानी कि 60% लोग सफल हुए, इसका संख्या आपसे पूछा है। लगा दीजिए। हमारे हिसाब से 40% लोग फेल हुए हैं, वो बता रहा नहीं 240 लोग फेल हुए हैं, तो 240 ये फेल हैं तो इधर भी फेल को रखिएगा, परसेंटेज इधर हटाते हैं तो गुणे में इधर 100 लग जाता है। काट दीजिए 1 0 से 1 0, 4 से काट दीजिए 4 6 24, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा, इधर गुणा हो जाएगा 600, यानी टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो 600 टोटल विद्यार्थी यानी कि उस विद्यालय में है। अब कह रहा था सफल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो टोटल 60% लोग सफल हुए, तो 600 का 60% अब निकाल दीजिए, 600 का 60%, 60% हटाएंगे नीचे 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 6 1 कम 36, ये डबल 1 0 होता है, यानी कि 360 लड़के ऐसे हैं जो इस पेपर में सफल हुए हैं। ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन दिया है 240, 360, 410 और 600, तो ऑप्शन हो जाएगा 360, यानी कि आपसे सफल लड़कों की संख्या पूछा था। अगर आपसे पूछता कि टोटल विद्यालय में कितने लड़के, तो हम बताते 600, लेकिन टोटल संख्या नहीं, आपसे सफल लोगों की संख्या पूछा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मिटा देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बी से 33.3% ज्यादा है, यानी कि कह रहा है कि 33.1/3%, यदि ए जो है बी से 33.1/3% ज्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। यानी कहने का मतलब पूरा सेंस में क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ए बी से 33.1/3% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये पूछा कर 33 से 1/3% अधिक कमाता है, अधिक।
जब भी परसेंटेज में अधिक देगा तो इधर में आपको कमी वाला पूछेगा, कमी प्रतिशत। अगर आपसे कमी प्रतिशत दे देगा तो आपसे अधिक प्रतिशत पूछेगा। ये उल्टा चलता है इस क्वेश्चन में। अगर आपसे परसेंटेज में अधिक देगा तो आपसे कम पूछेगा, अगर आपसे कम देगा तो परसेंटेज में अधिक पूछेगा। इसको कैसे बनाते हैं तो आइए बताते हैं। इसको फ्रैक्शन यानी 33/3 को 33/3 को आप सही बाटे में लिखिएगा तो आएगा 1/3। 1/3 कैसे है, 3 का 33 में गुणा करेंगे, 33 3 99, जोड़ देंगे 100 बटे का 3। आई परसेंटेज हटता है तो नीचे 2 जीरो और एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/3। अब 1/3 ऊपर 1 है तो देखिए 1 इंटू में 100। अगर यहाँ पे परसेंटेज के बाद दिया है अधिक तो आप 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़कर 4 भाग कर देंगे तो पता चलेगा कितना परसेंट कम कमाता है। तो 4 से 100 काट दीजिएगा 25%। यानी आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा है बी ए से कितना परसेंट कम कमाता है तो ऑप्शन 25%। देखिए ऑप्शन में दिया है 25%, 16/2/3%, 33/1/3% और 50%। तो ऑप्शन हो जाएगा 25%। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परसेंटेज का टाइप बहुत ही ज्यादा चर्चित है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 625 रुपये की एक वस्तु बेचने के बाद, क्वेश्चन को ध्यान समझिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 625 रुपये की एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपये की वस्तु बेचने के बाद हुई हानि के समान है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। यानी सीपी आपसे पूछा है। ऑप्शन है 520, 530, 540 और 550। इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आए कि इतने का चीज बेचता है और इतने का, जैसे पूछा ना कि 625 रुपये की एक वस्तु बेचने के बाद 435 रुपया की बेचने के बराबर हानि होता है, जब भी जो कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हो, इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे तो डायरेक्टली दोनों डाटा को जोड़ लीजिए। पहला डाटा है 625, ये 600 है, और दूसरा है 435। 625 रुपये की वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपये की वस्तु बेचने के हानि के बराबर है। यानी कह रहा है कि उस वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य कितना था कि अगर हम उसको 625 रुपया में बेच रहे हैं तो हमको उतना ही रुपया का लाभ हो रहा है जितना कि 435 रुपया का बेचने पर हानि हो रहा है। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी बीच वाला पूछा है। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो दोनों जोड़कर उसका आधा कर दीजिए, डायरेक्ट सीपी निकल जाता है। जैसे 5 5 जोड़िएगा तो 10 को 0, 3 2 5 1 6, यहाँ पे 6 4 10, 1060। इसका जैसे हम आधा कर देंगे तो हमारा सीपी निकल के चला आएगा। 2 से काट देंगे तो 530, यानी कि 1060 का आधा करेंगे तो 530 उस वस्तु का सीपी हो जाएगा, अर्थात लागत मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं तो ऑप्शन देखिए 530 ऑप्शन बी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहक को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियां मुफ्त मिल रही थी, तो ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन दिख रहे हैं ये डिस्काउंट के क्वेश्चन है, ऐसे कई बार पेपर में आपसे पूछे भी जाते हैं, पूछे भी गए हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि एक आदमी है 3 साड़ी खरीद रहे हैं तो 2 साड़ी मुफ्त देता है, तो जो 2 साड़ी मुफ्त देता है परसेंटेज में वो कितना छूट के बराबर है। ऑप्शन दे रहा है 40%, 50%, 60%, 30%। सबसे बेस्ट तरीका क्या है देखिए बताते हैं। आपको कितना साड़ी खरीद रहे हैं तो मुफ्त में कर रहे हैं सर, 3 साड़ी खरीद रहे हैं तब 2 मुफ्त है। 3 साड़ी खरीद रहे हैं तब 3, इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दीजिएगा और नीचे तुलना करना है कि आपके पास टोटल कितने साड़ी हो गए। तो कहें सर 3 तो खरीद रहे हैं, 2 को मुफ्त में दे रहा है, देखिए 2 मुफ्त में दे रहा है, तो टोटल साड़ी कितने हो गए तो 5, यानी टोटल जब आप 5 साड़ी खरीद रहे हैं तब 2 मुफ्त मिल रहा है। बस काट दीजिए, परसेंटेज छूट निकल जाएगा, प्रतिशत छूट निकल जाएगा कितने का दिया। 5 से काट देंगे 20 बार में
अब 20 का 3 में गुणा कर देंगे, 20 यानी 60%, अर्थात वह छूट 60% की थी। आशा करते हैं कि अभी समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 700 रुपये पर 7% प्रति माह, यानी महीने की बात करें प्रति माह, 700 रुपये पर 7% प्रति माह के साधारण ब्याज की दर से 9 महीने में साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है दोस्तों कि साधारण ब्याज बराबर, ये सिंपल फॉर्म में साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। ये फार्मूला होता है। आपसे ब्याज पूछा है, रहने दीजिए। मूलधन देखिए दिया है 700, दर दिया है 7, और कितने महीने का, 9 महीने का, तो 9 महीने का। इसका परसेंटेज हटता है नीचे 100, काट दीजिएगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 00 से 00 काट दीजिए, 9 का 7 में गुणा कर देंगे, 9 7 63, और 63 का 7 में गुणा करेंगे तो देखिए 7 तिरिक 21 को 1 हासिल 2, 7 6 42 2 44, यानी कि आपका आंसर आ गया 441 ब्याज है। तो ये ब्याज कितना आ गया 441। अगर ऑप्शन देखिएगा तो पहला ऑप्शन है 434, 461, 474, 441, तो 441 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहते तो आप डायरेक्ट कई तरीके से लगा सकते थे। जैसे इस संख्या में 9 है, तो 9 का नियम कहता है अगर किसी संख्या में 9 से गुणा करते हैं तो उनके अंकों का योग, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सम, यानी अंकों का योग भी 9 बना लेता है। जैसे देखिए 9 का इन संख्या में गुणा करेंगे तो जो आंसर आया होगा उनके अंकों का योग भी जोड़ेंगे तो 9 आएगा। देखिए 4 4 8 1 9। तो ये भी तरीका है लगाने का। फिलहाल बेसिक चीजें ही ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज में इसी फार्मूले से पूरा साधारण ब्याज के प्रश्न हल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है कि समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशि का अंतर 68 रुपया है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जब 2 वर्षों का क्वेश्चन, देखिए समान राशि पर 2 वर्षों का, देखिए जब भी 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे देता है तो या तो आपसे मूलधन पूछा जाएगा, या तो दर पूछा जाएगा, या तो ब्याजों का अंतर पूछा जाएगा। इसमें देखिए ब्याजों का अंतर, तो ध्यान से देखिए एक फार्मूला है मूलधन बराबर, मूलधन बराबर होता है दोस्तों डी से डिफरेंट, इसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इनटू में 100 बटे के दर का स्क्वायर हो जाता है। इसी फार्मूला को आपको लगा देना है, इसी फार्मूला से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपसे मूलधन क्वेश्चन में पूछा है और ब्याज का अंतर देखिए दिया है 68 रुपया, ये 100 और दर का स्क्वायर का मतलब 100 को आपस में 2 बार गुणा करके रखना है और दर को आपस में 2 बार गुणा करना है। स्क्वायर का मतलब हो जाता है, तो 68 इंटू 100 का मतलब ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं 100 इंटू 100। याद रखिएगा हाई अपान में सब है, ये सब अपान में, तो दर नीचे है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया होगा दर भी कितना है, तो दर दिया है दोस्तों दर दिया है 4%, तो 4 को भी 2 बार, 100 को 2 बार लिखें तो 4 दर में 4%, तो 2 बार इसको भी लिखना है 4%। काट देंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से इसको काट देंगे 17 चौके 68, 17 बार में कट जाएगा। 4 से इसको काट देंगे 25 बार में, गुणा कर सकते हैं 17 का 25 में गुणा करेंगे तो 17 पचे 85, 5 00 उतार लीजिए इसका, 17 पचे 85 हासिल 8 और 17 दुना के 34, 34 में 8 जोड़ेंगे तो 34 में 8 जोड़ देंगे दोस्तों, तो 34 में यानी कि 6 2 42, ये इतना आपका आंसर हो जाएगा 42,500। ऑप्शन देख लेते हैं, तो 42,500 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप जब भी 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर प्रश्न आएगा तो इन फार्मूला को नोट कर लीजिए। इस पे कई बार रेलवे ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस पे रख लीजिएगा मूलधन बराबर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 100 बटे दर का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 100 को 2 बार लिखना होता है और जो रेट रहता है ब्याज उसको 2 बार रख लेते हैं। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5400 रुपए की राशि को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि पी का 6 गुना बराबर है, क्यू के 3 गुना बराबर है, आर के 8 गुना के, तो आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न जब भी अनुपात समानुपात में पूछे जाए तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आइए हम आपको बता रहे हैं। कह रहा है पी का 6 गुना, यानी कि 6 पी लिख देते हैं, बराबर, गुना का मतलब आपस में गुणा, पी का 6 गुना क्यू के 3 गुना, यानी कि क्यू के यहाँ पे 3 क्यू में लिख सकता हूँ, वही बात हो जाएगा, क्यू के 3 गुना बराबर है आर के 8 गुना के, यानी कि आर 8 के बराबर है। याद रखिए 5400 रुपये की राशि है, आई तीनों के बीच में बांटने के लिए बोल रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि आर का हिस्सा कितना है। तो पहले आप इस तरह के प्रश्न दें तो पी क्यू और आर का अनुपात निकालने। अनुपात कैसे निकालते हैं, जब भी इक्वल में रहता है तो पी का मान निकालना है, तो पी वाले को ढक लीजिए और गुणा कर दीजिए, इसको ढक लेंगे तो बचेगा ये 8 तरीके 24, पी का मान निकल गया। क्यू का मान निकालना है तो क्यू वाले को बंद कीजिए, क्या दिख रहा है, कहेंगे सर इधर 6 दिख रहा है इधर 8, तो 8 6 का 48, क्यू का मान आ जाएगा 48। इसकी खासियत ये बात है कि जिसको आप तोपते हैं उसी का मान निकल जाता है। आर का मान निकालना, आर को बंद कीजिए, बचेगा क्या, 36 18 निकल गया। इसको काट कर और छोटा कर सकते हैं, तो 6 से काटिए, 6 चौके 24, 6 से काटिए, 6 अठे 48 और 6 से काटेंगे 36 18, ये कट गया। अब जोड़ लीजिए, हमारे हिसाब से 4 8 12 3 15, हमारे हिसाब से 15 रुपये टोटल हो रहा है। वो कह रहा नहीं, इन तीनों लोग को मिलाकर 5400 रुपये बांटे हैं, तो आप इधर 5400 लिख सकते हैं। काट देंगे, आप कई तरीके से काट सकते हैं, देखिए 5 से काट दीजिए या 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 2 गया 3 अठे 24, डबल जीरो उतार लीजिए। 5 से काट देंगे तो एक का मान आ जाएगा 360, यानी कि पता चल गया यहाँ से एक का मान 360 है। जैसे एक का मान 360 पता चल गया, तो जिसका पूछा है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि आर का हिस्सा कितना है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे हिसाब से टोटल हो जा रहा है ये टोटल हो जा रहा है 15, यानी 15 के इक्वल काटे तो एक का मान 360, आर का पूछा है तो इसमें 360 का गुणा कर दीजिए, 36 त्याई होता है 108, जीरो और उतार लीजिए, यानी कि 1080 आपका आर का हिस्सा हो जाएगा 5400 रुपये में से। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप चाहें तो आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि जिसका हिस्सा पूछा है, जैसे आर का हिस्सा पूछा है 3, तो इसमें रेशियो में 3 है, तो आप चाहें तो 3 से यह भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा अनुपात 3 से कट रहा है या कौन सा, वो भी आप आंसर चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। 1080 इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कर है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। औसत का मतलब होता है मध्य वाली संख्या अर्थात बीच वाली संख्या। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इन संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऑप्शन है 30 28 36 33। देखते ही आंसर बता दीजिएगा। 7 को क्रम से उनका औसत जैसे 33 का है, तो औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। आज 7 को क्रम से है तो 7 को बना लीजिए, 3 को इधर बना लीजिए, 3 को इधर बना लीजिए, तो 33 के बाद अगली यानी कि बड़ी संख्या पूछा है तो आगे जाएंगे। 33 के बाद 34 35 और 36, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 36। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो देखिए दिया है 36, तो इसका क्वेश्चन का सही जवाब 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या पूछते हैं तो हम पीछे चले आते, यही सातों का क्रम है, इनका बीच वाली संख्या दिया था, बीच वाली संख्या को हम औसत ही तो बोलते हैं। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे। ऑप्शन है 8 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होते हैं, पूछे गए। इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो 3 लोग को बना लीजिए, कितने लोग हैं, तो कहेंगे ए हैं बी हैं सी हैं। 20 24 ए 20 दिन में काम कर रहा है और ये बी 24 दिन में और सी 30 दिन में।
ये अलग अलग दिन में काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लीजिएगा, आएगा 120। 20 से काटेंगे 6 बार में, 24 से काटेंगे 5 बार में, 30 से काटेंगे 4 बार में। इससे पता चल जाता है कि ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, ये यूनिट की संख्या आ जाती है। टोटल काम कितना, ये जो 120 आता है ये टोटल वर्क निकल के आ जाता है, टोटल वर्क। यानी आपसे पूछे कुल काम कितना था तो जो एलसीएम आता है टोटल वर्क आ जाता है, कहेंगे टोटल वर्क सर 120 है। अब इनको सबसे मिलकर कराना, तो ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है तो जोड़ लीजिए 6 5 11, 11 4 15, यानी तीनों अगर मिल जाएंगे तीनों तो एक दिन में 15 यूनिट काम करेंगे। टोटल 120 यूनिट काम करना है, 15 से काट देंगे, 15 बटे 120 यानी कि 8 डे, यानी 8 दिन का समय लगेगा और तीनों मिलकर एक साथ काम खत्म कर देंगे। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही पेपर में जाए जाते हैं, ऐसे प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा कि 800 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेंगे। ऑप्शन है 1 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 2 मिनट। इस तरह के प्रश्न जब भी रेलगाड़ी के आए तो मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, इस फार्मूला से 90% क्वेश्चन हल हो जाते हैं। हालांकि फार्मूला यही है, कुल दूरी बराबर चाल गुणे 5/18 गुणे समय। इसी फार्मूला से दोस्तों रेलगाड़ी के ज्यादातर प्रश्न हल हो जाते हैं। कुल दूरी का तात्पर्य है कि जितने रेलगाड़ी की लंबाई हो और पुल की लंबाई, जितना आप में क्वेश्चन में दूरी दे लंबाई दे उन सभी को जोड़ के लिख लेना है। जैसे क्वेश्चन में दिया है, आप ध्यान से देखिएगा, तो 800 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई है और 1200 मीटर पुल की लंबाई है, तो 800 और 1200 जोड़िएगा तो टोटल हो जाएगा 2000 मीटर। ट्रेन की चाल दिया है 120, 5/18 रख दीजिए। कितने समय में टी आपसे पूछा है, ध्यान देखिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, 6 से काटिए, 6 दूना के 12, 6 3 18, गुणा कीजिए, 2 5 10, और 10 से जब 200 भाग देंगे तो 1 0 से कट जाएगा, बचेगा 20, और 20 का 3 में गुणा कर देंगे तो टी का मान आ जाएगा, टी का मान 2 3 6 यानी कि 60। याद रखिए जो टी का मान आता है छोटी यूनिट में आता है, यानी 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। ये 60 सेकेंड दोस्तों आया है, ये टी का मान जब भी आएगा छोटी यूनिट में आएगा, तो टी क्या है 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड ऑप्शन देखा जाए तो 60 सेकेंड नहीं, तो 60 सेकेंड को हम 1 मिनट कह सकते हैं, 1 मिनट कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1 मिनट। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, इस फार्मूले से कई प्रश्न बन जाते हैं। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या में गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यानी कितने प्रतिशत की गलती करता है। आइए इस तरह के प्रश्न जैसा कि दिखाई दे रहा है कैसे लगाते हैं। कोई लड़का, उसे कहा गया कि 5/4 से आपको गुणा करना है, लेकिन लड़का 4/5 से गुणा कर देता है। जब भी इस तरह के प्रश्न है तो नीचे को डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी हर का एलसीएम ले लिया जाता है। 4 और 5 का एलसीएम बताइए क्या, तो कहेंगे 4 और 5 का एलसीएम जो आएगा, एलसीएम वो आएगा सर 20। आपको मान लेना है कि वह संख्या जो थी 20 थी, 20 का इसमें गुणा कर दीजिएगा और 20 का इधर गुणा कर दीजिएगा, 4 से काट दीजिएगा 5 बार में, 5 5 25, यानी एक्चुअली में लाना था गुणा करके 25, लेकिन ला दिया कितना, तो कहेंगे 5 से काट देंगे 4 बार में और 4 चौके 16। देख लीजिए लेकर आना था 25 लेकिन ला दिया 16, कितना का गड़बड़ है, तो कहेंगे सर यहाँ पे देखेंगे तो 25 से 16 9 की कमी है, प्रतिशत के लिए 100 कितने पर, तो कहेंगे सर 25 न लाना था, तो गलती 25 पे हुई है, तो 25 से 100 काट देंगे 4 बार में और 9 का 4 में गुणा कर देंगे, 9 चौके 36, यानी 36% की त्रुटि हुई है। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में जैसा कि देख रहे हैं 58%, 36%, 38%, 42%, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 36%। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, यदि x + 1/x = 2 है तो x के घाते 2723 प्लस 1/x/23 3356 का मान क्या है। क्वेश्चन देख रहे हैं कितना भावकाली लाइन से लिखा गया है, लेकिन बिल्कुल आसान है। कह रहा है x + 1/x का मान 2 है, तो बताइए हमसे x के पावर 2723 प्लस 1/x के पावर 3356 का मान कितना है, ये आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान से लगाइएगा। यहाँ कहने का मतलब ये कर रहा है कि x की जगह पर क्या रखें कि कुल यहाँ पे जोड़ने के बाद 2 आ जाए, तो मैं यहाँ पे x की जगह पर 1 रख देता हूँ। देखिए अगर x की जगह पर यहाँ पे 1 रखते हैं तो प्लस जो 1 होगा। जैसे कहने का मतलब x की जगह पे 1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे तो 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 1 कम 1 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। हाँ, इससे पता चल गया कि x का मान कहीं ना कहीं 1 रखा है। बस पूछा है यहाँ पे 1 के पावर चाहे कितना भी घात बढ़ा देंगे तो उसका घात, याद रखिए 1 है, उसका घात कितना भी बढ़ा देंगे तो उसका मान भी 1 ही आएगा। तो इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, तो 1 1 कम 1 में 1 जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर भी इसका 2 ही आने वाला है। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन है 1 2 0 -1, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, पाइप टंकी का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यानी एक 15 घंटे में भर रहा है, एक 24 घंटे में खाली कर दे रहा है। ठीक है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल देते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 150 घंटा, 70 घंटा, 40 घंटा, 60 घंटा। जब भी वो 2 गो टंकी हो उसमें से एक टंकी को भरता है और एक टंकी को खाली करता है, यानी 2 टोटियां हो, तो आप डायरेक्ट A × B और A - B लगा सकते हैं। ये कब लागू होगा, 2 टंकियों पर। अगर दोनों भरते तो ये माइनस के प्लस हो जाता है। क्यों माइनस किए, क्योंकि एक भर रहा है एक खाली कर रहा है। तो पहला 15 घंटे में भर रहा है, दूसरा 24 घंटे में खाली कर दे रहा है। जब एगो भरे खाली करे तो इनका अंतर लीजिए, 24 से 15 का अंतर लेंगे तो 9 का अंतर है। काट दीजिए, 3 से काटिए 3 9 × 24, 3 से काटिए 3 3 के 9 और 3 से इसको काट देंगे 5 बार में। अब 5 का 8 में गुणा कर दें 5/40। अगर ये सब घंटा में तो इसका आंसर भी घंटा में आएगा, यानी 40 घंटे में वो भर देगा टंकी को। आशा करते हैं कि आपको इस समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में।